सहज कंपटीशन क्लासेस टेलीबंगा प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति। जैसा कि अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। सर्वप्रथम जैसे कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा वनपाल छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक कांस्टेबल कनिष्ठ सहायक, उक्त परीक्षाओं की जो मुख्य परीक्षा है वहाँ बैठने से पूर्व हमें इस स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा। चयन बोर्ड द्वारा एक विशेष नोट भी यहाँ दिया गया है, जिसमें राजस्थान अधीनस्थ लिपिकीय वर्ग समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना, राजस्थान कनिष्ठ सहायक कृषि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कर्मचारी सेवा नियम की उक्त सूचनाओं में यानी कि जितनी भी राजस्थान में लिपिकीय वर्ग की परीक्षाएं होगी उसमें उक्त पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश। सर्वप्रथम समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 एक पात्रता परीक्षा है। कहने का मतलब यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में सम्मिलित पद भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने पर स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। यानी कि अगर हमने उक्त परीक्षा में बैठकर इसका निर्धारित स्कोर प्राप्त भी कर लिया तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि हमें नौकरी मिल जाएगी। अर्थात हमें कंपटीशन के लिए अगली उस उक्त लिपिकीय वर्ग सेवाओं में या कांस्टेबल सेवाओं में बैठने की सिर्फ पात्रता मिली है, स्क्रीनिंग मिली है। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे आहरित करना होगा। सुसंगत सेवा नियमों में अधिक कथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। कहने का मतलब जो अन्य उसकी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं हैं, परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई टाइपिंग टेस्ट है, वो हमें पास करना अनिवार्य होगा। साथियों, यह अच्छे से दिया गया है कि सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए विभागीय नियमों परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अर्थात उक्त स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद अगर विज्ञप्ति जारी होती है तो उसके लिए एक अलग से परीक्षा और आयोजित होगी। साथ ही इन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी कि मान लो जिस तारीख से हमने परीक्षा को पास कर लिया तो इस पात्रता परीक्षा की जो वैलिडिटी है वो 1 वर्ष तक रहेगी। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे। अधीनस्थ चयन बोर्ड उन
अभ्यर्थियों का स्कोर और अंक प्रदर्शित करेगा जिन्होंने उक्त पात्रता परीक्षा को पास कर लिया है। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगा, यानी कि इस वर्ष आयोजित हुई 2025 में होगी, 26 में होगी, 27 में, आपकी जब तक आयु पड़ी है इस पर यह बैन नहीं होगा कि आप सिर्फ इस परीक्षा में एक ही बार बैठ सकते हो, 2 बार बैठ सकते हो, वो आपकी क्षमता है, आप चाहो तो कितनी बार बैठ सकते हो। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में कार्मिक विभाग की सूचना 3/8/24 एक समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकीय वर्ग सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी यानी कि सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो आगे बोर्ड मान लो कांस्टेबल या किसी लिपिकीय वर्ग की परीक्षा का संचालन करता है तो उसमें बैठने से पूर्व हमें कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर यह 40% अंक हम प्राप्त नहीं कर पाए तो उक्त परीक्षा की लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट या साक्षात्कार किसी में भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यहाँ एक चीज़ और दी गई है, यानी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा। अर्थात बाकियों के लिए जो जैसे सामान्य वर्ग है, ओबीसी है, एसबीसी है, उनके लिए 40% अंक उक्त परीक्षा में प्राप्त करने अनिवार्य है। वही एससी एसटी के लिए वह वेटेज 35% का रहेगा। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में सम्मिलित में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होगा जो उस पद पर भर्ती में सम्मिलित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित है। समान पात्रता परीक्षा 2024 में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षिक अर्हता आदि, यानी कि ये आपकी शर्तों को आप पूरा करते हो, आप तभी इस परीक्षा में सम्मिलित हों। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, अब ये जो आवेदन है समान पात्रता परीक्षा के लिए, यह भी ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। आप किसी ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, यानी कि जो ये विज्ञापन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इसका अवलोकन अभ्यर्थी अच्छे से कर लें। इसके बाद आप अधीनस्थ चयन बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.go.in अथवा rssb.rajasthan.go.in पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके SSO ID से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करते हुए इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यदि पूर्व में OTR बना हुआ नहीं है तो भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम अपना OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल से आप सभी ने OTR कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाना होगा, यानी कि आपको जो OTR है उसमें eKYC नहीं किया है तो eKYC कर लें। साथ ही अगर आपने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है
तो वह कर लें। साथ ही जो आपका पंजीयन शुल्क है वह एक ही बार लगेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR का एक बारगीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR रजिस्ट्रेशन टैब पर श्रेणी जो भी आपकी है वह दर्ज करते हुए अपनी कोई अगर इनमें से सब श्रेणी है, दिव्यांगता, गृह जिले, ये ऑप्शन भरते हुए OTR की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करना होगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने एवं अभ्यर्थियों की स्वयं की हस्तलिपि का नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि आपकी ऑनलाइन फोटो खींचकर दर्ज होगी और साथ में आपके हाथों से लिखा हुआ एक नमूना भी अपलोड किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का पूर्व में OTR बना हुआ है तो उसे OTR को अपडेट करना होगा। अगर पूर्व में आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो भी आपको इसे एक बार अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अभ्यर्थी जब अपना ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करेगा तो सिस्टम सर्वप्रथम उसे OTR स्क्रीन पर लेकर जाएगा। स्क्रीन पर उसे OTR eKYC सेक्शन में लाइव फोटो के अंतर्गत टैग फोटो का बटन मिलेगा। इस बटन को उपयोग में लेकर वह कंप्यूटर पर लगे कैमरे से स्वयं को लाइव फोटो ले सकेंगे। यानी कि ये अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा ये निर्णय इसीलिए किया गया, जैसे आप सभी को विदित है पीछे बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जो अभ्यर्थियों के लिए ठीक नहीं थे। तो बोर्ड परीक्षाओं की जो गोपनीयता है वह बनी रहे, परीक्षा में इन चीज़ों से फ्रॉडों से बचाव हो सके तो बोर्ड ने कुछ नवाचार किए हैं, हमें इनका साथ देना होगा। साथ ही समस्त अभ्यर्थियों से हस्तलिपित नमूनों को अपलोड करवाया जाएगा। इस हेतु OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग पर हैंड रिटन के अंतर्गत सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक कर अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना होगा। यानी कि हमें हस्तलिखित बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप को लिखकर उस पर अपलोड करना होगा। इस प्रारूप को इसमें लिखे निर्देशों के अनुसार अपनी हस्तलिपि में भरकर SSO ID OTR नंबर भरकर हस्ताक्षर करके OTR eKYC के हैंड रिटन सेक्शन के अंतर्गत चूज फाइल का बटन क्लिक कर अपलोड करना होगा। यानी कि हमें लाइव फोटो खिंचवानी है और हस्तलिखित नमूनों का जो सैंपल है उसे भरना होगा। यदि फ़ोटो धुंधली, अस्पष्ट, काट छांट पर अपलोड करी पाई जाती है तो आवेदक की अभ्यर्थना किसी भी स्तर पर निरस्त की जाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह ध्यान रखना, फोटो किसी स्तर पर धुंधली है या कुछ और है तो हमारी अभ्यर्थना कभी भी निरस्त करने का अधिकार बोर्ड के पास है। साथ ही बोर्ड कार्रवाई भी आगे कर सकता है। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज 1 माह से अधिक पुराना न हो। ये फिर गौर कर लें कि जो आपका फोटोग्राफ्स है, आप अपने आवेदन पत्र में जो फोटोग्राफ्स अपना अपलोड कर रहे हो वो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अपलोड की जानी है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क्स भरना अनिवार्य होगा, जैसे कोई ठोडी पर तिन, हाथ पर तिन या चोट का निशान, टांकों का निशान, ये भरना बहुत ही ज़रूरी होगा। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। जैसे आधार
कार्ड का उपयोग करके OTR जनरेट करना, सत्यापन, और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। मान लो हमने आधार कार्ड से OTP लेकर अगर उसका सत्यापन कर दिया तो हमें और किसी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। अगर हम जन आधार से OTR सत्यापित कर रहे हैं, आधार नंबर दर्ज करें, फिर डाटा में दर्ज की गई जानकारी जैसे उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि आदि का सत्यापित किया जाना। अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें निर्धारित सहमति में घोषणा करनी होगी। घोषणा क्या रहेगी जी? घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, प्रोफाइल को सत्यापित करेगा। मूल प्रमाण पत्र फैस बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्र के डाटा से सत्यापित किया जाए। डिजी लॉकर में आजकल जैसे कि तकनीक का ज़माना है, 10वीं बोर्ड की मार्कशीट को जोड़ने का विकल्प है। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी। ये घोषणा ध्यान रखेंगे भाई, मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक स्थापित करने हेतु उपस्थित होऊंगा। अगर हम इस विधि से सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं तो ये घोषणा करके अपलोड करनी होगी और परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पूर्व हमें बायोमेट्रिक के लिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेगी एवं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OTR में आपने जो एक बार सूचना भर दी वो सत्यापित होगी तो फिर वापस उनमें संशोधन संभव नहीं होगा। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपने फाइनल का बटन प्रेस कर दिया, आपका जो ऑनलाइन आवेदन क्रमांक है वह जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रख लें। अभ्यर्थी एक बारगीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल या सुविधा का प्रयोग नहीं करें। अभ्यर्थी एक बारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा जिम्मेवारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करें। कई बार साथियों हम जल्दबाजी में होते हैं या ई मित्र वाला हमारा भी मित्र है, उसको कह देते हैं भाई तू तेरा ईमेल डाल दे। यहाँ ये गलती मत करना। मोबाइल नंबर अपना खुद का और ईमेल भी अपने खुद का ही डालना है और इसे बदलना नहीं है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन क्रमांक पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। फाइनल बटन दबाते ही हमें एप्लीकेशन आईडी प्राप्त हो जाएगी। अगर यह प्राप्त नहीं हो रही, इसका मतलब हमारा आवेदन समान पात्रता परीक्षा के लिए नहीं हो पाया है। आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये ऑनलाइन नंबर दे रखे हैं।
आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यताओं को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। यानी कि बोर्ड जो आपने सूचना भर दी उसी के आधार पर वो मानेगा कि ये सूचनाएं बिल्कुल सही हैं। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए कि उनके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये जो प्रावधान है यहाँ दे रखे हैं। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की यह अधिसूचना के तहत 2% जो कोटा है वो देय होगा। इस 2% कोटे के अंतर्गत आरक्षण क्षैतिज रूप से अर्थात आवेदक जिस वर्ग यानी कि वो सामान्य वर्ग का अगर एक्स सर्विसमैन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का है तो उसी वर्ग के अंतर्गत उसे उस 2% आरक्षण को समायोजित किया जाएगा। ये उत्कृष्ट खेलों के लिए जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए ये योग्यताएं हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं कि नीचे दिए गए कॉलम 3 में उल्लेखित खेल कूद में किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियनशिप में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ओलंपिक्स गेमों में एशियन गेम्स, दक्षिणी एशियाई गेम, राष्ट्रमंडल, विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप। अगर आप लोगों ने इनमें भाग ले रखा है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के तौर पर आप भाग ले सकते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इसे मद नेशनल स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में व्यक्तिगत या टीम में स्पर्धा में मेडल जीता हो। एक बारगीय जो पंजीयन शुल्क रहेगा उसका रहेगा चार्ज। सामान्य क्रिमिलियन वर्ग के लिए 600 रुपये, ये एक ही बार लगेगा, ध्यान रखना। यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांग जनों के लिए भी यह राशि कितनी रहेगी भाई, 400 रुपये। समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत विभाग के पदों के नामों का विवरण, यानी कि जब हम इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेंगे तो निम्न 12 भर्तियों में बैठने की योग्यता आ जाएगी। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, सचिवालय लिपिकीय सेवा में कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, जमादार, कांस्टेबल। तो साथियों ये वो भर्ती परीक्षाएं हैं, इनका जो विज्ञापन है वो अलग से जारी होगा जिसमें सेवावार रिक्त पदों को दर्शाया जाएगा। अब इसमें कुछ आरक्षण से संबंधित जो निर्धारण कर रखा है अभी, जैसे महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज वर्गानुसार 30% रहेगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। ये ध्यान रहे भी। साथ ही यह भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि किसी वर्ग आरक्षित पद अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की पात्र उपयुक्त महिला उपलब्ध नहीं होने पर उसको सामान्य पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। जो विवाहित महिला है, महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास, आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला विवाहिता आवेदक है उनको नॉन क्रीमिलियर उनके फादर के नाम, उनकी आय और उनके मूल निवास के आधार पर जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र कदापि मान्य नहीं होगा। महिलाओं के लिए आगे फिर आरक्षित वर्ग में 8% पद विधवा महिला, 2% परित्यक्ता, इनके लिए इनका भी आप विज्ञप्ति में अच्छे से अध्ययन कर लें।
साथ ही अति पिछड़ा वर्ग की ये जो अधिसूचना जारी हुई है उससे संबंधित है। फिर राजस्थान राज्य में भिन्न राज्यों के जो SC ST या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी है, अगर वो राजस्थान में आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी का आवेदक माना जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ जी निर्देश हैं, इनका भी हम अच्छे से अवलोकन कर लेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी, ये दिव्यांग जनों की श्रेणियाँ यहाँ दे रखी है कि दिव्यांग जन किन किन को माना जाएगा, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। पात्रता एवं योग्यता, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है जी। पात्रता और योग्यता, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/22 और 13/10/22 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य यानी कि या तो 12वीं कक्षा या उसके बराबर की कोई योग्यता आपके पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीयता की। वह भारत का नागरिक हो, नेपाल, प्रजाजन, भूटान, इन पर इसमें राष्ट्रीयता के बारे में बता रखा है। आयु के बारे में अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी की 1 जनवरी 2025 को वह 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुका हो और 40 साल से अधिक का न हो, यह गौर रखेंगे। बाकी सामान्य वर्ग की महिलाओं को यहाँ पर बोर्ड द्वारा 5 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ छूट का प्रावधान है। स्पष्टीकरण भी कुछ है, इसका हम अच्छे से विज्ञप्ति में अवलोकन कर लेंगे। फार्म भरने की जो तिथि है यहाँ विशेष तौर पर गौर करेंगे हम। फार्म भरने की तिथि, OTR पंजीयन शुल्क जमा नहीं करवाया है तो वह 2/9/2024 से दिनांक 1/10/2024 को रात्रि 23:59 तक जमा करवा सकता है। और ऑनलाइन आवेदन ये 2 सितंबर सन 2024 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2024 मध्य रात्रि के 23:59 तक बोर्ड की वेबसाइट से भरे जाएंगे। परीक्षा का जो आयोजन है वह 23/10 से लेकर 26/10 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा। तो साथियों तैयारी रखें। प्रवेश पत्र जो अयोग्यताएं हैं उनके बारे में हम अच्छे से विज्ञप्ति में अवलोकन कर लेंगे। ये कुछ सामान्य दिशा निर्देश है, इनको भरने से पूर्व अच्छे से हम अवलोकन कर लेंगे। और ये बोर्ड एक संशोधन की भी प्रक्रिया दे रहा है। 300 रुपये फीस भरकर हम निर्धारित जैसे फ़ोटो, हस्ताक्षर, उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे जो OTR के समय दर्ज की थी। बाकी जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं वो 300 रुपये का शुल्क देकर बोर्ड हमें एक मौका देगा, तो हम उनमें संशोधन भी कर सकते हैं। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने की प्रक्रिया वापिस अगर हम आवेदन लेना चाहें तो यह सुविधा बोर्ड द्वारा प्रदान नहीं की गई है। और फिर सुरित लेखक अगर कोई ऐसा दिव्यांगजन है तो उनके लिए प्रावधान है। ये अनुचित साधनों का अगर प्रयोग किया गया तो उसके बारे में है कल की क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। CET समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल के पाठ्यक्रम पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति को ही सही माने। ये एक जानकारी हालांकि इस विज्ञप्ति पर ही आधारित है, पर जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है वह ही विज्ञप्ति मान्य रहेगी। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए सहज कंपटीशन क्लासेस।